हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद वंदना। सो गाइस, हमने पिछले 2 पार्ट्स में दिसंबर 2019 के 20 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लें। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। सो गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं समावेशी कक्षा क्या होती है। समावेशी कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड दोनों टाइप के बच्चे उस कक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। वह कक्षा कहलाती है समावेशी कक्षा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है हमें, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर हम ध्यान नहीं, हम सारे बच्चों पर इक्वल ही ध्यान देंगे। सेकेंड ऑप्शन है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है, हर बच्चे में अपनी एक स्पीड होती है, अपनी एक योग्यता होती है और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। सो गाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिर भी हम ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। सो गाइस, हमें हमेशा याद रखना है कि हम किसी भी बच्चे के अंदर दया एवं सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उससे उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। सो गाइस, ऑप्शन नंबर फोर्थ है, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। कभी भी हम बच्चों को वर्गीकृत नहीं करते हैं। सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो गाइस, हमारा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही होगा। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। सो गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। इसमें दे रखा है, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? मतलब ये चारों चीज़ें अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो वह बच्चा क्या है? पहला है मानसिक क्षति वाला है, मतलब उसे मानसिक रूप से कोई क्षति हुई है? नहीं। सेकंड ऑप्शन है, एक स्वलीन विद्यार्थी। स्वलीन मतलब जो स्व मतलब खुद से, लीन मतलब लीन रहने वाला, खुद में ही लीन रहने वाले बच्चा। नहीं। थर्ड ऑप्शन है, एक सृजनात्मक विद्यार्थी, मतलब क्रिएटिविटी। बिल्कुल नहीं, अगर बच्चा क्रिएटिविटी कर रहा होता तो हम उसको शब्दों या अक्षरों में कठिनाई या पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी, मतलब जिसको लर्निंग डिसलेक्सिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा बिल्कुल सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही होगा, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। जी बिल्कुल हो सकता है, हम किसी समस्या को अगर बहुत भागों में विभाजित करके करेंगे तो उसका समस्या समाधान की रणनीति क्या है? अच्छा उदाहरण है इसका। सेकंड ऑप्शन है, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। बिल्कुल गलत। अगर हम समाधान के मूल्यांकन पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, है ना। मूल्यांकन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन है, क्रियात्मक अन्यथा, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, मतलब जो परंपरागत रूप से कार्य आ रहा है सिर्फ उसी पर ध्यान देना, ये भी गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। अगर हम किसी भी समस्या को प्रस्तुतिकरण करते समय सिर्फ एक ही टाइप के, अगर हम एक ही तरीके से उसको सॉल्व करते रहेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। सो गाइस, इसका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। आई होप समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को
किस प्रकार से बता सकता है। मतलब अगर कोई समावेशी कक्षा में है और कोई विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताएं हैं तो उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकते हैं या फिर संबोधित कर सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। सेकंड ऑप्शन है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। जहां पर रटना आ गया वो बिल्कुल गलत हो गया। सो गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। सिर्फ एक ही तरीकों का प्रयोग करना तो ये भी गलत हो जाता है, हमें अनेक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। हम किसी भी बच्चे को नकल करने पर दबाव नहीं डाल सकते क्योंकि वो अपनी जो भी क्रिएटिविटी है उससे वो उसको भी खो देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो पहला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में हमें रटने वाली बात कही है इसलिए गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में हमें बात की एक ही रूप से तरीकों को, नहीं हम अलग अलग तरीकों की करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है लिखित गृह कार्य देना, इसलिए ये भी गलत हो गया। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 25 पे चलने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 पे चलने से पहले बता दूं कि गाइस कल से मैं इंग्लिश लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी। गाइस जिनको भी इंग्लिश लैंग्वेज 2 में डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। सृजनात्मक विद्यार्थियों की बात है, मतलब जो सृजनात्मक मतलब हमने बताया था क्रिएटिविटी की बात की जा रही है, ठीक है। तो सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करने। बिल्कुल नहीं, हम उसको क्या कहेंगे, प्रोत्साहित। तो कभी भी प्रोत्साहित और हतोत्साहित में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। हतोत्साहित मतलब होता है डिस्करेज और प्रोत्साहित मतलब होता है इनकरेज करना। सेकंड ऑप्शन है अपसारी चिंतन पर बल देना। गाइज यहाँ पर देखिएगा, ये बुक में थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पर अपसारी की जगह यहाँ पर है अभिसारी। ओके गाइज, तो थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। फोर्थ ऑप्शन है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों की महत्व देकर। गाइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करना। नहीं, अगर हम बच्चे को जोखिम लेने से ही मना कर देंगे तो बच्चे के अंदर जो सृजनात्मकता है वो और तरीके से, जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा। अब समझ लेते हैं हम अपसारी और अभिसारी। तो गाइज हमें समझना होगा जो अभिसारी होता है, अभिसारी मतलब होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, और अपसारी की बात होगी अगर यहाँ पे अपसारी ही होता, इस अपसारी मतलब होता है डाइवर्जेंट। मैं इसको डाइवर्जेंट को डी लिख देती हूँ, और अभिसारी मतलब होता है हमारा कन्वर्जेंट, मतलब सी। तो गाइज यहाँ पर आप समझिएगा, पहले हमें समझना है कि अभिसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है। गाइज अपसारी थिंकिंग मतलब जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो होती है अगर हम किसी समस्या को अलग अलग तरीके से हल कर सकते हैं अपनी कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता के द्वारा। मतलब हम अगर आउट ऑफ द बॉक्स किसी भी थिंकिंग को कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपसारी चिंतन का या फिर डाइवर्जेंट इस थिंकिंग का बात की जाए तो इसका उदाहरण दिया जाए तो यदि बच्चे से कहा जाए अगर आपको भगवान मिल जाएंगे तो आप उनसे क्या मांगोगे, तो बच्चे के पास बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी चीज़ें होंगी कि मैं ये मांगूंगा, हर बच्चा अलग आंसर देगा। मगर अगर अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चंस आएंगे कि हमारे देश के इस वक्त प्रधानमंत्री कौन है, एक ही प्रधानमंत्री होंगे। हमारे देश की राजभाषा क्या है, हमारे देश की राजधानी क्या है, तो इन सब के आंसर एक होंगे। मतलब अगर अभिसारी की बात की जाएगी तो इसमें सिर्फ एक आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, और अगर अपसारी या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जाएगी तो इसमें एक या एक से ज़्यादा उत्तर आ सकते हैं। गाइज आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। गाइज हमें समझना होगा सबसे पहले सार्थक अधिगम अर्थात मीनिंगफुल लर्निंग की बात की जा रही है।
इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, मतलब पेपर टेस्ट बढ़ाना। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है गलत है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। कभी भी हम किसी भी बच्चे को अभिप्रेरित करने हेतु या फिर हम पुरस्कार या दंड अगर हम उसको बढ़ावा कर देंगे तो पुरस्कार का और दंड दोनों का औचित्य नहीं रह जाएगा। बार बार पुरस्कार देकर भी बच्चे को उस पुरस्कार की वैल्यू नहीं रहेगी और बार बार दंड रहेंगे तो वो बच्चा ढीठ बन जाएगा, लेकिन अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखेगा। और केवल व्याख्यान विधि द्वारा नहीं, केवल व्याख्यान विधि द्वारा भी हम सार्थक अधिगम नहीं कर सकते। तो हमें उसके लिए कई सारी प्रयोगशाला विधि भी अपनानी पड़ेगी, कई सारी विधियाँ अपनानी पड़ती है। तो इसका हमारा 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम किसी भी बच्चे को डांट नहीं सकते। तो पहले हम समझ लेते सहजानुभूत क्या होता है। सहजानुभूत को अगर हम देखें तो सहजानुभूत बना है सहज और अनुभूत शब्द से मिलकर। सहज मतलब होता है सहज रूप से, बोलते हैं ना, सहज रूप से किसी चीज़ को अनुभूत कर लेना, मतलब हम सिर्फ देख के किसी चीज़ के बारे में आइडिया लगाते हैं कि अच्छा इसका आंसर ये होगा, वह कहलाता है सहजानुभूत। तो वह सहजानुभूत कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी गलत भी होता है। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सो गाइस अगर इसको हम देखें, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। किसी भी बच्चे को हम डांट नहीं सकते, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो ये हो सकता है कि हम उसके अवधारणाओं को चुनौती दें। सो गाइस मुझे इस सहजानुभूत पे एक उदाहरण याद आ रहा है। जब हम छोटे थे तो आलू, तो हम पोटैटो जिसे बोलते हैं, हम आलू को समझते थे कि अरे ये तो नीचे होता है तो ये एक जड़ है, जबकि वो क्या होता है, तना। तो हम सिर्फ देख के हमें लगता था कि ये जड़ है, लेकिन ये वो होता तना था। तो ये भी एक सहजानुभूत के अंतर्गत आता है। सो इस चीज़ को हम संवाद के द्वारा ही बच्चों की अवधारणाओं को चुनौती दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सेकंड हो सकता है। थर्ड देखते हैं बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बच्चों के विचारों को भी हमें सुनना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। नहीं, क्योंकि कभी कभी बच्चों के विचार और सिद्धांत भी सही होते हैं, ठीक है, इसीलिए हमें उनको सुनना चाहिए और उनके अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए कि आप सही हैं या गलत हैं। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। फोर्थ ऑप्शन है संवाद एवं परिचर्चा। सो गाइस अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में एक छोटा सा दिया है नहीं। ये चीज़ हमारा हमेशा नहीं, अगर हम नहीं देखते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन गलत कर देता है। सो गाइस यहाँ पे देखिएगा शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। सो इसमें पहला ऑप्शन दिया है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। अगर हम उसके जो भी ज्ञान दिया उसको दोहराने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये ऑप्शन क्या है, सही हो सकता है। अभी देखते हैं। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये वैसे तो सही है लेकिन यहाँ पर ये गलत है क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात की गई है। थर्ड ऑप्शन है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, यह भी वैसे सही होता प्रभावशाली शिक्षण, लेकिन नहीं की बात की, इसीलिए ये भी गलत हो गया। और संवाद एवं परिचर्चा, सो यह भी एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली है बट नहीं की बात होने की वजह से यह भी गलत हो गया। सो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल ठीक होगा। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर जो भी आपको नहीं समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। सो क्वेश्चन नंबर 29 है शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। सो हमें याद रखना अगर कोई बच्चा
क्लास में मन नहीं लगा पा रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, गलती किसकी है? टीचर की, क्योंकि टीचर उसके संग इंगेज नहीं कर पा रहा है। टीचर क्या है? टीचर उतना इंगेज नहीं कर पा रहा है। तो पहला, उसको बहुत ज़्यादा गृह कार्य देंगे, ये भी गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, ये तो और भी ज़्यादा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। सो गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी मतलब कंस्ट्रक्ट की बात की गई है। हम नॉलेज को, हम इसमें क्या करें? कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं। हम अगर उसे यंत्रवाद याद करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम उसको याद करके तो बिल्कुल ही गलत हो गया। जहाँ पे याद आ गया, रटने की बात आ गई, वो गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है पूर्व ज्ञान। बिल्कुल, अगर हम किसी भी बच्चे के हम अगर ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम उसके पूर्व ज्ञान से उसको रिलेट करके पढ़ाएंगे तो वो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो उसकी ज्ञान की संरचना बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। थर्ड है अनुबंधन, बिल्कुल गलत। और दंड भी बिल्कुल गलत हो गया। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो गाइज, ये थे क्वेश्चन 30। तो गाइज, कल मैं कराऊंगी आपको इंग्लिश लैंग्वेज 2 की क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।